दक्षांश एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विकास कुमार शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं। जो मेरे पीछे लिखा हुआ है कि आज हम लाइंस एंड एंगल करने वाले हैं, वो भी वन शॉट में। लाइंस और एंगल्स के सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक इस एक पूरे वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइंस एंड एंगल्स के अंदर क्या क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कौन सी कॉन्सेप्ट्स हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, आइए देखते हैं, करते हैं हमारी क्लास की शुरुआत। तो सबसे पहले जो चीज़ लाइंस एंड एंगल में एक चीज़ है लाइन। लाइन आप लोग सभी अच्छे से जानते हो कि लाइन क्या होती है। लाइन क्या होती है? जब हम किसी लाइन सेगमेंट को ये लाइन सेगमेंट है और इसे हम दोनों तरफ बढ़ा दें तो वो क्या हो जाएगी? लाइन। सही है? रॉन्ग। ये है रे। जब दोनों तरफ बढ़ा देंगे तो रे होगी या लाइन होगी। ये लाइन होती है और जब एक तरफ बढ़ा दो तो क्या बन जाती है आपकी? रे। तो ये ध्यान देना, ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। मैंने आपको एक ही मिनट में 2 बार कन्फ्यूज कर दिया। पहले मैंने लाइन खींची, फिर आपको कहा कि ये लाइन होती है, आपको कहा हाँ सर कह रहे लाइन होती है। फिर मैंने कहा नहीं ये तो रे होती है, तो आप रे पे एग्री हो गए। अब मैंने कहा लाइन है तो आप लाइन पे एग्री है। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर कैसे करेंगे कौन सी रे होती है और कौन सी लाइन होती है? भाई रे कौन सी है और लाइन कौन सी है? अभी तो मैंने बना दिया इसलिए पता चल रहा है। तो देखो, एक में दोनों तरफ एरो है, एक में एक तरफ है। एरो किस में ज़्यादा है? लाइन में। जिसकी स्पेलिंग बड़ी उसमें एरो ज़्यादा। लाइन दोनों तरफ जाती है, रे एक तरफ जाती है। स्पेलिंग छोटी तो एक तरफ जाएगी, नहीं तो एक बेटर रे और रे बताता हूँ। जैसे सन है, सन की क्या होती है? रे। तो सन से रे खाली आती है, जाती थोड़ी है सन को वापस। ये भी जो रे है वो इधर वापस भी चली जाएगी ना, सन से आ रही है। टॉर्च की जो लाइट होती है वो रे टॉर्च से निकलती है, टॉर्च में वापस थोड़ी डाल देते हो आप, ये ले वापस ले ले, बाद में काम आएगी। तो रे एक जगह से शुरू होती है, यानी सिंगल एरो होगा तो वो हो जाएगी रे। तो सन की रे, एक्स रे, इससे ध्यान रखना है। बताया इसलिए है क्योंकि जो पहली डेफिनेशन बताऊंगा ना, एंगल जो ऊपर दिख रही है उसमें आएगी रे, तो आप कन्फ्यूजन शुरू कर दोगे कि रे कौन सी है और लाइन कौन सी है। आगे जाके टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे, कुछ लाइंस पढ़ेंगे, कुछ और स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ेंगे, तब बार बार कभी रे वर्ड यूज होगा, कभी लाइन, कभी रे कभी लाइन। तो कन्फ्यूज नहीं होना कि कहाँ रे है कहाँ लाइन है। क्लियर? अब आइए हमारी डेफिनेशन पे आते हैं जो है एंगल, कि एंगल क्या होता है। एंगल बेसिकली ऐसा कुछ होता है, आप लोगों ने सबने देख रखा होगा कि ये कुछ ऐसा सा एंगल होता है। तो बस यही इसकी डेफिनेशन है जो दिख रहा है। क्या दिख रही है? 2 लाइन या 2 रे? ऑब्वियसली 2 रे ही है क्योंकि दोनों तरफ नहीं बढ़ी हुई, एक तरफ ही बढ़ रखी है। तो 2 रे, दोनों रे कहाँ मिल गई? एक कॉमन पॉइंट पे। तो कॉमन इनिशियल पॉइंट, 2 रे कॉमन इनिशियल पॉइंट हो तो उसे हम क्या कह देंगे? एंगल। 2 रे हो, दोनों का कॉमन इनिशियल पॉइंट हो तो उसे हम क्या कह देंगे? रे। उनसे जो डायग्राम बनेगा, जो फिगर बनेगा, दैट इज एंगल। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स, और इन दोनों को क्या कहते हैं? आर्म। क्या कहते हैं? आर्म। ये वर्टेक्स हो गया और ये होगी आर्म। तो चलो प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। एंगल की डेफिनेशन क्या है? एन एंगल इज द यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर। यूनियन होता है, यूनियन मतलब 2 चीज़ साथ होगी। नॉन कोलिनियर यानी क्रॉस। कोलिनियर का मतलब क्या हो जाता है? एक ही लाइन पे हो जाए। और नॉन कोलिनियर मतलब खाली एक पॉइंट कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो उससे जो फिगर बनेगा दैट इज एंगल। क्लियर? कॉमन पॉइंट होता है इनिशियल पॉइंट, जिसे हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स। कॉमन इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एक है, एंड पॉइंट एक नहीं है। एंड पॉइंट होता ही नहीं है पहली बात तो रे में, तो एंड पॉइंट कॉमन होने का सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि जो रेज होती है उनमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और लाइन में न स्टार्टिंग होता है न एंडिंग होता है, और लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान रखना, MCQs बन सकते हैं। एंगल को दिखाते कैसे हैं?
एक और बड़ा कन्फ्यूजन कि सर एंगल को हम शो कैसे करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट एन एंगल। जस्ट एग्जांपल, अगर मैं एक क्वेश्चन जनरेट करूं कि जो ये एंगल बन रखा है बोर्ड पे, इस एंगल के इन तीनों में से कौन सा नेम सही होगा, विच नेम इज करेक्ट फॉर ऑल ऑफ थ्रीज, कौन सा सही होगा बताओ, सोचो जरा कि कौन सा नेम इन तीनों एंगल के लिए करेक्ट होगा। क्या पहले वाला, या सेकंड वाला, या थर्ड वाला, या पहला और दूसरा दोनों, या दूसरा तीसरा, पहला और तीसरा। आप में से जो ये सोच रहा है कि ये तीनों सही हैं, दैट इज़ राइट। ये तीनों तरीके सही हैं टू रिप्रेजेंट एनी एंगल। किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये तीनों तरीके एकदम सही हैं। आप चाहें तो उसे क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे इनिशियल पॉइंट से दे सकते हैं। लेकिन इनिशियल पॉइंट से हम तभी देते हैं जब एंगल जो इनिशियल पॉइंट है उस पर एक ही एंगल बन रखा हो। अगर एक से ज़्यादा एंगल हो, जैसे अगर ये है और यहाँ पे मान लो एक एंगल और बन गया, तो अब अगर कोई कहे एंगल ओ, तो कौन सा एंगल हो, एंगल हो तो यहाँ ये भी तो हो सकता है, और मान लो इधर भी एक एंगल बन रहा हो तो ये भी तो एंगल हो सकता है। तो जब सिंगल एंगल बन रखा हो तब तक हम इनिशियल पॉइंट से देंगे। हाँ, एक तरीका है, आप चाहो तो एक लेटर से नाम देना चाहो तो आप अंदर कोई लेटर लिख दो, नंबर जैसे 1 लिख दिया, तो अब ये एंगल 1 कहला सकता है कि ये एंगल 1 है। यहाँ 1 इसकी वैल्यू नहीं है, यहाँ एंगल 1 इसका सिंबल है, ध्यान रखना। ये 1 डिग्री का एंगल नहीं है, 1 इसका सिंबल हो गया। क्लियर? पार्ट्स ऑफ एन एंगल, वैसे तो हमने 2 पार्ट्स पढ़ लिए कि भी 2 उसके आर्म है और वो उसका वर्टेक्स है, बट ज्योमेट्री में जब भी कोई फिगर बनता है तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर पार्ट एंड एक्सटीरियर पार्ट। क्योंकि जब भी कोई फिगर बनेगा वो सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये सर्कल बना हुआ है, तो एक इस सर्कल के अंदर का पार्ट है, एक इसके बाहर का पार्ट है। तो अंदर के पार्ट को कहते हैं इंटीरियर और बाहर का पार्ट एक्सटीरियर। एंगल के मामले में क्या इंटीरियर होगा, ये जो दोनों आर्म्स हैं इनके बीच का जो एक कॉमन एरिया है दैट इज इंटीरियर ऑफ एन एंगल, एंड द रिमेनिंग जो सरफेस बच गई वो सब एक्सटीरियर है। ये चारों तरफ का जो बच गया दैट इज एक्सटीरियर। आर्म्स के बीच का हिस्सा इंटीरियर और बच गया जो सरफेस पे वो सब एक्सटीरियर। कितने पार्ट? 2 पार्ट। कौन कौन से? इंटीरियर और एक्सटीरियर। लेट्स मूव कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग समझ लो। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट सिमिलर लगा लेते हैं, बट इट इज़ नॉट सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट सिमिलर नहीं होता, कॉन्ग्रुएंट इक्वल होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर जैसे मेरी फोटो, मैं और मेरी फ़ोटो वो सिमिलर है, या मेरी छोटी फ़ोटो हो। जैसे ये हम इस ट्रायंगल की बात करें, एक ट्रायंगल, ये दोनों दूसरा वाला ट्रायंगल, दीज आर सिमिलर, यानी सेम दिखते हो। इक्वल का मतलब होता है सेम हो। जैसे ये मेरा हैंड है, इस हैंड के सेम है, इसको कवर कर लेता है। यू कैन नॉट सी माई राइट हैंड, क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि लेफ्ट हैंड ने उसे कवर कर लिया। ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी जब हम एक डायग्राम को दूसरे डायग्राम के ऊपर रखें तो वो होंगे कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होंगे? तो कॉन्ग्रुएंट एंगल होंगे वो एंगल्स जो एक के ऊपर रखने पर दूसरे को कवर कर ले, यानी उसकी आर्म्स भी बराबर हों, इनिशियल पॉइंट भी उसी जगह पे आए और बीच का ये मेजरमेंट भी है। यानी एंगल का मेजरमेंट अगर इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है। भी मेजरमेंट इक्वल होगा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल ए बी और सी के बराबर नहीं है, बट बी और सी आपस में इक्वल है, यानी इट मीन्स इनका मेजरमेंट इक्वल है। एंगल बी और सी कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। जैसे एरिया को हम ए आर लिखते हैं, वैसे एंगल का मेजरमेंट के लिए स्मॉल एम लिखा जा सकता है एंगल के आगे। दीज आर स्मॉल
short abbreviations which we use in geometry to represent different operations or different values. Okay, तो जैसे AR एरिया के लिए होता है, वैसे स्मॉल m अगर एंगल के आगे लग गया तो मेजरमेंट है, बाद में लगा तो मीटर बन जाएगा। जैसे 22 के आगे m लग रखा है तो ये 22 मीटर है, लेकिन m अगर एंगल A के आगे लग रखा है तो मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल A। क्लियर? तो यहाँ B और C एक दूसरे को पूरा कवर कर रहे हैं, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है। वैसे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आप पढ़ चुके हो क्लास 7th में, 9th में भी रिपीट होगा ये टॉपिक, बट फिर भी आपको ध्यान रहे कि कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ये, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है इक्वल। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल्स जिनका मेजरमेंट एक दूसरे के बराबर हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। देखो दो एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। एक है कॉम्प्लीमेंट्री, एक सप्लीमेंट्री। जानते दोनों को हो, क्योंकि इनको देखते ही सबको याद आता है सर एक 90 वाला होता है और एक 180 वाला होता है। अब जरा ये बताओ कि कौन सा 90 वाला है और कौन सा 180 वाला है, सोच के देखो। क्योंकि अलग से आता है तब तो याद रहता है कि हाँ ये 90 का है, ये 180 का है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में दोनों आ जाएं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और एमसीक्यू में होगा, जैसे अगर वो आपसे पूछे कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। अब ऑप्शन में 30 डिग्री भी होता है और ऑप्शन में 120 डिग्री भी होता है और ऑप्शन में 60 डिग्री खुद भी होता है और 180 डिग्री भी होता है। ये दोनों तो चलो आप काट दोगे कि 60 का 60 नहीं होगा और 120 नहीं होगा, बट इन दोनों में कन्फ्यूजन है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री है और एक सप्लीमेंट्री है। कैसे निकालें और कैसे याद रखें? तो चलो पहले तो ये समझ लो कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री होते कितने कितने क्या। कॉम्प्लीमेंट्री का टोटल सम ऑफ मेजर्स इज 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री का मेजर होता है वो सम ऑफ मेजर 180 डिग्री। आप कहोगे सर यहाँ तो हमें दिख रहा है, हमें याद भी रहेगा। कन्फ्यूजन तो एग्जाम में क्रिएट होता है, वहाँ कोई तरीका बताओ। तो चलो वहाँ एक तरीका बता देता हूँ कि भाई इनको कैसे करोगे, कैसे लर्न रखोगे कि कौन सा सप्लीमेंट्री है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है। 150 + 30 180, 60 + 30 90। बट हाउ टू लर्न कि इनको याद कैसे रखें, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन आया और कन्फ्यूजन। तो चलो मुझे एक बात बताओ, 90 और 180 में से पहले क्या आता है? आपको ऑब्वियसली सर 90 आता है, काउंटिंग में तो 90 छोटा है तो पहले आएगा। सी में और एस में पहले क्या आता है? अल्फ़ाबेट्स में है। जब हम अल्फ़ाबेट्स बोलना शुरू करेंगे या काउंट करते तो ए बी सी, फिर आगे जाके कहीं काफ़ी दूर एस भी आता है, तो पहले क्या आता है? सी। तो जो पहले आता है वो छोटा है, यानी सी से 90 और एस से 180। सी से 90, एस से 180। क्लियर? जो पहले आता है वो नहीं। तो एक और ट्रिक है, सी से सेंचुरी, सेंचुरी के करीब 90 बन जाते तो हम कहते हैं सेंचुरी के नियर है, तो सेंचुरी के नियर 90 होता है। तो किसी भी तरीके से याद रखो, हमें ध्यान रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना कि सप्लीमेंट्री होता है तो 180, कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो 90। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कन्फ्यूजन भी पता चल जाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का डिफरेंस भी पता चल जाएगा। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच फॉर्म्स अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल विथ इटसेल्फ। एक ऐसा एंगल बताना है जो खुद के साथ ही सप्लीमेंट्री बनाता हो, खुद के साथ ही, यानी खुद ही खुद का सप्लीमेंट्री हो। ऐसा कौन सा एंगल होता है? तो भाई हमें तो जब पता नहीं होता, क्योंकि कुछ नहीं दिया, खाली इतना दिया है सप्लीमेंट्री एंगल, और जब हमें कुछ पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं? हम तो ये कर लेते हैं, हमारा एक बहुत ही प्यारा सा दोस्त है उसे ले आते हैं। लेट द एंगल, हमने मान लिया कि ये एंगल x है,
जब कुछ नहीं है तो क्या है, x डिग्री का है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये खुद का सप्लीमेंट्री है, यानी सप्लीमेंट्री ऑफ एस एक्स, सप्लीमेंट्री ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, खुद एक्स ही हो जाएगा। जब वो कह रहा है वो खुद का सप्लीमेंट्री है तो एक्स ही हो जाएगा। सप्लीमेंट्री की टोटल भूल गए, कोई बात नहीं, एस बाद में आया था तो 180, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो गया, 180। ऐड कर लो x प्लस एक्स, 2x इज इक्वल टू 180। x को इधर छोड़ दो, 2 का डिवाइड कर दो, 180 बाई 2, तो x कितना हो जाएगा, 90। तो 90 का सप्लीमेंट्री होगा क्या, निकाल के देख ली तरफ में कि भी 90 का सप्लीमेंट्री होता क्या है। तो 180 माइनस 90 आ रहा है, तो अगले की बात तो सही है, वेरीफाई होगी कि इट इज़ सप्लीमेंट्री टू इटसेल्फ, खुद का सप्लीमेंट्री खुद है, तो खुद का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ऑब्वियसली ये 90 का हाफ कर लेंगे, जब यहाँ 180 का हाफ आ रहा है तो 90 का हाफ, तो 45 खुद का कॉम्प्लीमेंट्री होता है और 90 खुद का सप्लीमेंट्री होता है। तो लेट्स चेक हाउ टू राइट इन, हालांकि इस बार MCQ है तो राइट का प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड सीखना ज़रूरी है। मे बी देयर इज एनी चेंज इन पैटर्न, और पता नहीं एग्ज़ाम कब हो, तो इन दैट सिनेरियो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी वर्स्ट सिचुएशन। तो x ही आया, सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल x का x ही आ रहा है, तो चलो ऐड किया, ऐड करते हैं हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट का मीनिंग पता हो तो ये एंगल क्या होता है ये भी पता चल जाएगा। एडजेसेंट एंगल मतलब, एडजेसेंट का वर्ड होता है नियर, तो नियर एंगल, हाँ कुछ ऐसा ही है, जो एंगल एक दूसरे के नियर होते हैं, जैसे ये एक एंगल है और इसके नियर में एक दूसरा एंगल और लिया हूँ, जैसे एक एंगल और लिया है मैं इसके लिए, ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल हो गया। निकल के क्या आया, एक कॉमन आर्म आ गई, सही बात है, कॉमन इनिशियल पॉइंट है, ये भी सही बात है, और जो अनकॉमन है, जो खुद के अलग अलग है, वो क्या है, अपोजिट साइड में, तो सेम वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड अनकॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड्स, दैट इज एडजेसेंट एंगल। तो हो गए नियर बाय एंगल, तीन चीज निकल के आई, क्या क्या, पहली निकल के आई सेम वर्टेक्स, वर्टेक्स सेम होता है, दूसरी क्या निकल के आई, वन कॉमन आर्म, और अनकॉमन आर्म्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, जो अनकॉमन आर्म्स है वो आइदर साइड में, जरूरी नहीं मैंने ऐसा बनाया, कुछ ऐसा भी डायग्राम बन सकता है, जो देखो ये दिख रहा है ऐसा, बस उसके दोनों तरफ हो, एक तरफ ना हो, ये जो कॉमन आर्म है इसके, अगर आपको सर इधर हो जाए तो जैसे, तो फिर कॉमन आर्म ये बनेगी, वो नहीं बनेगी, वो उन्हीं दोनों की कॉमन आर्म रहेगी। और एडजेसेंट का मीनिंग हम जान चुके हैं क्या होता है, नियर या नियर बाई, एडजेसेंट वर्ड का मीनिंग होता है नियर बाई, कि दो जो पास पास हो। एडजेसेंट एंगल का एग्जाम्पल क्वाड्रिलेटरल में भी मिलता है, देखो बस इसमें वर्टेक्स सेम नहीं होता, इसके वर्टेक्स अलग अलग होते हैं। ये जो दोनों एंगल हैं ये एडजेसेंट है, एक कॉमन आर्म है और बाकी दोनों इधर उधर है, बस वर्टेक्स सेम नहीं है इसमें, ठीक है, बट इसे भी हम एडजेसेंट एंगल ही कहते हैं। ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। चलिए अभी लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर
लीनियर में वर्ड क्या दिख रहा है, लाइन और अर, तो यानी कौन सी लाइन बनेगी, यानी एक से ज़्यादा। वैसे भी हमने एंगल्स लिख रखा है तो एक से ज़्यादा ही होने हैं, तो दो एंगल या दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर एक लाइन बना लें दैट इज़ लीनियर पेयर, लाइन बना लें दो से ज़्यादा एंगल तो क्या हो जाते हैं लीनियर पेयर। ये भी बना दो, ये भी बना दो, ये चार जितने बना दो। अगर ये सारे एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना लें और कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो ये ऐसे याद रखो कि ये सारे एंगल स्ट्रेट लाइन के एक तरफ होते हैं, स्ट्रेट लाइन के एक तरफ, तो वो सारे होते हैं लीनियर पेयर। अब हम इन्हें पढ़ क्यों रहे, क्योंकि लीनियर पेयर पे आएगा क्वेश्चन, और लीनियर पेयर पे क्वेश्चन आने से पहले लीनियर पेयर की डेफिनेशन नहीं पूछेगा। पूछे तो अच्छी बात है, बट लीनियर पेयर पे क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि लीनियर पेयर का जो सम होता है, सम ऑफ लीनियर पेयर इज़ 180 डिग्री। कितना होता है, लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। तो जब हमें 1 2 या 3 दे देगा, बाकी पूछेगा, तो हम निकाल लेंगे कि भी इनका सम कितना है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर इनका सम है तो 180 डिग्री में से लेस कर लेंगे जो दे रखे हो। तो चलो प्रॉपर डेफिनेशन, टू एडजेसेंट एंगल। सबसे पहली बात, लीनियर पेयर भी एडजेसेंट होते हैं। भाई लाइन के एक तरफ है तो एक दूसरे के पड़ोसी हो गए, पड़ोसी हो गए तो कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। तो टू एडजेसेंट एंगल, मिनिमम 2, मैक्सिमम पे कोई बाउंडेशन नहीं, मिनिमम 2 एंगल्स होने चाहिए। तो दो एडजेसेंट एंगल्स को लीनियर पेयर कहते हैं। क्यों कहते हैं या कब कहते हैं, जब नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज, जब नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट रेज हो, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी 2, कैन बी मोर देन 2। कंडीशन क्या है, लाइन के एक तरफ हो। फीचर क्या निकल के आएगा, द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, और 180 डिग्री को अपन क्या कह सकते हैं, टू राइट एंगल। क्या कह सकते हैं, टू राइट एंगल्स। द सम इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। कई बार एग्जाम में ये सेंटेंस ऐसे मिल जाता है, या जैसे ट्रू फॉल्स में दे दे कि द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 2 राइट एंगल, तो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो 180 बताया था। तो 2 राइट एंगल की टोटल भी तो 180 होती है, एक राइट एंगल 90 का होता है, तो 2 राइट एंगल 180 हो गए। तो लैंग्वेज से कंफ्यूज मत हो, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, बट हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। थ्योरम, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। वो कह रहा है कि होता है, बट हमें थ्योरम की फॉर्म में कह रहा है। थ्योरम ज्योमेट्रिकली जब हम किसी सेंटेंस को प्रूव करते हैं तो वो थ्योरम होती है, ठीक है। लेमा, एल्गो, ये एलजेब्रा और एल्गोरिथम में काम आते हैं अरिथमेटिक के अंदर, बट हमारे ज्योमेट्री में जब भी हम कोई चीज़ प्रूव कर लेते हैं तो दैट इज़ थ्योरम। थ्योरम को प्रूव करने के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम थ्योरम लिखेंगे। जो भी थ्योरम दी हुई है वो थ्योरम लिखते हैं हम, या उस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। कई बार पूछ लिया जाता है, जो फेमस थ्योरम्स हैं उनके स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट बताओ, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। ये एक थ्योरम है, ये इसका कोई नाम नहीं है, बट इसका स्टेटमेंट क्या है कि एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। थ्योरम में हम अगली चीज़ ये लिखते हैं कि दिया क्या हुआ है, गिवन दैट, जो जो दे रखा है। भाई सामान क्या क्या है हमारे पास, भाई खाना बनाने जाते हैं तो पहले ये देखते हैं ना, भाई मान लो मटर पनीर ही बनाना है तो मटर है कि नहीं है, पनीर है कि नहीं है, ये सब चीज़ें हम इकट्ठी करते हैं। तो ये गिवन दैट में हम चीज़ें इकट्ठी करते हैं कि हमारे पास है क्या क्या। फिर पूछते हैं भी बनाना क्या है, तो हम लिखते हैं टू प्रूव दैट। क्या लिखते हैं, टू प्रूव दैट, कि बनाना क्या क्या ये तो बता दो। भैया मटर पनीर बना रहा है, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो सामान था उसमें मटर पनीर बनाने लायक जगह है या नहीं है तब तो ठीक है।
नहीं तो फिर अपन कुछ सामान बाहर से लाते हैं, वो हम करते हैं कंस्ट्रक्शन, हम हमारी तरफ से कर सकते हैं, बट ये स्टेप कंपलसरी नहीं है, ये कुछ थ्योरम्स में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता। हाँ, ये स्टेप हर थ्योरम में मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट काम मटर पनीर बनाना। क्या बनाना? मटर पनीर बनाना। प्रूफ, भाई हमारे पास प्रूफ क्या है कि जो आप बात कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ से गिवन में से कुछ पीछे पड़ा हुआ जो भी हम जानते हैं वो सब चीज़ें, पर ध्यान रखना हम केवल वही चीज़ें यूज करेंगे जो दी हुई है या जो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे ये सब दिख रहा है, स्टूडेंट्स के बार बार सर ये दिख ही तो रहा है 180 का है। दिखना और होने में फ़र्क होता है ज्योमेट्री में। कई चीज़ें आपको दिखेंगी बट अगर क्वेश्चन में नहीं दी है यू कैन नॉट यूज़। आपको दिख रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है बट अगर अगले ने नहीं लिखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यू कैन नॉट यूज़ दैट थिंग। तो जितना दिया है उतना ही। अगला कह रहा है कि मैं तो एक ट्रायंगल दे रहा हूँ, तो ट्रायंगल ही मानना है, इक्विलेटरल नहीं करना। ठीक है, तो प्रूफ इज आवर लास्ट स्टेप। और सबसे एंड में HP यानी हैंस प्रूव्ड या QED, क्वाड इरेड डिमोन्स्ट्रेटम, यानी इस प्रकार सिद्ध होता है। क्वाड इरेड डिमोन्स्ट्रेटम एक ग्रीक वर्ड है, ये पहले ये यूज होता था, आजकल मोस्ट ऑफ बुक्स में HP आता है, कुछ पुरानी बुक्स में अभी भी QED लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज ना हो कि QED क्या है सर। QED एक ग्रीक सेंटेंस है, उसका शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज क्वाड इरेड डिमोन्स्ट्रेटम। इस प्रकार सिद्ध होता है कि, ठीक है। तो अगला दे क्या रहा है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड है पॉइंट इज इक्वल टू 360। ये कह रहा है कि ये सारे 360 के हैं। अब है कि नहीं है देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज मटर पनीर बनाना है, थ्योरम प्रूव करनी है, थ्योरम का स्टेटमेंट तो आ गया। तो दे क्या रहा है, गिवन दैट, तो ये दे रहा है एक पॉइंट O और 5 एंगल दे रखे हैं, एंगल 1 2 3 4 5, 5 एंगल दे दिए, एंगल 1 2 3 4 5। और तो अगले ने कुछ दिया नहीं, अगले ने पकड़ा दिया भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर बने हुए 5 एंगल है। ठीक है, तो हमने यही लिख दिया कि अगले ने दिया है ए पॉइंट O एंड एंगल 1 2 3 4 5 लोकेटेड ऑन इट, जो इस पर है। चलो अगला स्टेप टू प्रूव दैट। प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो चलो आप लोग दिमाग लगाओ, क्या ये 360 के हो सकते हैं? आप लोग अपना दिमाग लगाओ, सोचो कैसे प्रूव करोगे। किसी को आ रहा हो तो अपने रफ नोटबुक में सॉल्व करना शुरू करो। आई विल गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स ताकि आप जिसको आ रहा हो वो कर सके, जिसको नहीं आ रहा जस्ट वेट फॉर सेकेंड्स एंड आई विल डू इट। सबसे पहले AOB एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रही है, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। अब और एंगल 1 2 3, एंगल 1 2 3 ये लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर से हमारा क्या फ़ायदा हुआ? आप कहोगे सर लीनियर पेयर से हमारा ये फ़ायदा हुआ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये 180 के हो जाएंगे। लीनियर पेयर 180 के हो जाते हैं। अगर ये लीनियर पेयर है तो ये दोनों भी तो लीनियर पेयर है, 4 और 5। ये भी तो लाइन के एक तरफ है, वो लाइन के एक तरफ थे। तो इट मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये भी कितने के हुए? 180 के। तो इनको कुछ कर ले, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ इनके साथ हो जाए तो चलो देखो कि इनको जब हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो देखो इधर तो आया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5।
ये हो गए, और इधर 180 प्लस 180 360। यही पूछा था, कितनी इजी थ्योरम कि दो सेंटेंस लिखने पड़े लीनियर एरे के बारे में, और उनसे क्या बन गया 180 को ऐड कर लिया। इसी तरह से ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं और ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनकी टोटल भी 180। तो 180 एंड 180 360। देखो जब भी दो इक्वेशन को ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड अलग ऐड होती है, राइट हैंड साइड अलग ऐड हो जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड अलग ऐड होगी, राइट हैंड साइड अलग से ऐड होगी। तो एंगल 1 2 3 4 5 इजिकल टू 360। So it is proved that the sum of all the angles round a point is equal to 360, कि एक पॉइंट के चारों तरफ जो होता है वो 360 बना लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में इन्हें हम कहते हैं VOA, 7th क्लास में खूब पढ़ गया है VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाम से क्लियर है, वर्टिकली अपोजिट होते हैं, यानी एक दूसरे से रूठ के बैठे होते हैं। कैसे? ऐसे। ये दो एंगल बन रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे से रूठ के बैठे हैं। जैसे ये पॉइंट O है, तो एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट होते हैं। इनमें भी कॉमन वर्टेक्स होगा, बट ये किससे बनते हैं? ये इंटरसेक्टिंग लाइन से बनते हैं, रेज से नहीं बनते। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी क्योंकि ये दोनों तरफ बड़ी हुई होती है। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो वर्टिकली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और ट्रिक में याद रखना हो तो जो एक दूसरे से रूठ के बैठे होते हैं। भाई इसने इधर मुंह कर लिया, इसने इधर मुंह कर लिया, ध्यान रखना ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट हैं। खाली एक पेयर नहीं बनता, दोनों पेयर बनते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की खासियत होती है कि आपस में इक्वल होते हैं। इट मीन्स ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और मान लो ये एंगल 3 और एंगल 4 हो, क्या हो? एंगल 4, तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 किसके भी बराबर हो जाएगा? एंगल 4 के, और एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के। और इन्हें हम कहते क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट में लिखना चाहो तो VOA। Two angles are called a pair of vertically opposite angles if their arms forms two pairs of opposite rays। लाइन से बनते हैं, लेकिन लाइन काटती है एक दूसरे के साथ रे बना देती है। देखो बेसिकली ये लाइन सी थी, बट ये यहाँ पे कट होते ही दो दो रेज भी बना देती है। दैट इज द थिंग वी हैव टू नोटिस कि ये बनते लाइन से हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाती हैं इनको, लेकिन लाइंस एक दूसरे को काटने के बाद में 4 रेज भी जनरेट कर देती हैं। ओके, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दैट इज वेल नोन। पैरेलल लाइंस बहुत इजी टॉपिक, इसीलिए इसको मैं फ्लो में ले रहा हूँ क्योंकि अपन 6th क्लास 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और आई डोंट थिंक कि ऐसे इजी टॉपिक्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये टॉपिक एक्चुअली 9th में है भी नहीं, केवल इसलिए रखे गए हैं वन लाइनर इक्वेशन में डेफिनेशन बनाते हुए कि भी किसी को नहीं याद हो, कोई भूल गया हो तो वापस रिकॉल कर ले, क्योंकि जो इस बार जो मेजर चैप्टर्स हैं, मेजर पॉइंट्स हैं, वो इनसे शुरू होते हैं, इनको बेस बना रखें इसलिए। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? यस, आप सभी जानते हो कि जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये डेफिनेशन दिमाग में आ रही होगी कि सर ये तो जो इंटरसेक्ट नहीं करती वही होती है पैरेलल लाइंस। ठीक है, सही बात है, पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। या बेटर डेफिनेशन ये है, पैरेलल लाइंस आर लाइंस इन अ प्लेन दैट आर ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस। ये एक दूसरे पर से सेम डिस्टेंस पे होती है। कितने डिस्टेंस पे होती है? सेम डिस्टेंस पे होती है, और ये नेवर इंटरसेक्ट, दैट इज राइट। बट मेरे पास एक पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। जो पैरेलल लाइंस है, इनकी एक डेफिनेशन में एक ये पॉइंट कहा जाता है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। यस, अगर आपसे कोई कहता है कि पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती है,
यू कैन से यस, हाँ करती है, बट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। इनडायरेक्टली इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी। ओके, जो पैरेलल लाइंस है वो इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करती है। इन्फिनिटी पे जाके देख लो भाई, ये दोनों भी मिलेंगी, पर इन्फिनिटी पे जैसे तुम पहुंच जाओगे, वैसे तो पहुंचोगे नहीं, गलती से पहुंच गए। फॉर एग्जांपल मान लो ये पॉइंट इन्फिनिटी है और तुम यहाँ पहुंच गए, तो मैं क्या कहूँगा, इन्फिनिटी ये थोड़ी है, इन्फिनिटी प्लस 1 भी तो होता है। इन्फिनिटी प्लस 1 पे पहुँचोगे तो इन्फिनिटी प्लस 100 भी तो होता है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी होता है। इट मीन्स इन्फिनिटी पे आप कभी पहुँच नहीं पाओगे, मैथमेटिक्स आपको पहुँचने ही नहीं देगा। सो दिस लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट। मतलब इसी सेंटेंस को कहने का एक तरीका है। अगर ट्रू फॉल्स में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर ये लिख दे कि पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी, यस पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करती है, पर इन्फिनिटी पे हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। सो दिस इज द फन फैक्ट अबाउट पैरेलल लाइन। ट्रांसवर्सल, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। अगेन रिकॉलिंग आवर प्रीवियस चैप्टर्स। ट्रांसवर्सल जो ट्रांसफर होती है, यही होती है ट्रांसवर्सल कि जो ट्रांसफर होती है। कहाँ से ट्रांसफर होती है ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल होती है ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल ऑफ द गिवन लाइन। और ये होती है ट्रांसवर्सल। मैंने जानबूझ के दो डायग्राम लिए और यहाँ पे मैंने एक वर्ड गायब कर दिया, क्योंकि आप में से ज़्यादातर ने ये डेफिनेशन ऐसे लर्न कर रखी है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर पैरेलल लाइंस। आपने यहाँ पे एक वर्ड लर्न कर रखा है पैरेलल लाइंस, पर ध्यान रखना, हाँ मोस्ट ऑफ टाइम पैरेलल पे मिलता है क्वेश्चन, हम स्टडी भी पैरेलल को करते हैं, बट इट इज़ नॉट एनी यूनिवर्सल लॉ कि ये हमेशा पैरेलल को काटेगी। नहीं, ये इंटरसेक्टिंग को भी काट सकती है, ये स्क्यू लाइंस को भी काट सकती है। स्क्यू लाइंस ऑल्दो इज नॉट द पार्ट ऑफ क्लास 9 सिलेबस, बट फिर भी अगर आप जानना चाहो तो ध्यान रखना कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये भी ट्रांसवर्सल से कट होती है। भाई डिफरेंट पॉइंट भी तो काटना है। ये क्या कह रहा है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट पे काटनी चाहिए, तो उनकी ट्रांसवर्सल है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिनको काट रही हूँ वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है, यानी बहुत सिनेरियो में ये इंटरसेक्टिंग लाइन ही होगी। तो एक और छोटा क्वेश्चन रेडी हो गया एमसीक्यू का, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस इज पॉसिबल इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन, सॉरी ट्रांसवर्सल लाइन इज पॉसिबल। आप कंफ्यूज, वो तो पैरेलल में होती है। ध्यान रखना ट्रांसवर्सल लाइन दोनों केस में होती है। कौन कौन से? पैरेलल में भी होती है और इंटरसेक्टिंग में भी होती है। दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू, खाली टू नहीं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन टू के होते हैं, बट ये कोई सर्टेन कंडीशन नहीं है कि दो ही हो, कैन बी मोर देन टू। ओके, और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ध्यान रखना, अलग अलग पॉइंट पे काटे। अगर एक पॉइंट पे काट दिया तो वो ट्रांसवर्सल नहीं होगी। कैसे? जैसे ये लाइन अगर है तो ये इन दो लाइनों को काट रही है, बट एक ही पॉइंट पे काट रही है, इसे भी काट रही है, इसे भी काट रही है, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन ही है। जैसे कुछ ऐसा बना दो तो इनमें से कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, क्योंकि ये इन सभी लाइनों को एक ही पॉइंट पे काट रही है, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटनी चाहिए। देन वी विल कॉल इट ट्रांसवर्सल। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। अब ट्रांसवर्सल काट रही है, काटेगी तो कुछ ना कुछ बनाएगी, इंटरसेक्टिंग भी काटती तो वर्टिकली एंगल बना लेती है, तो यहाँ तो दो लाइनों को काट रही तो कुछ ना कुछ बनाएगी। तो बनाती क्या क्या है? एक तो बनाती है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ साथ बनाती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ कई बार ये लिखा हुआ मिलता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सेम साइड। ध्यान देना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जनरली सेम साइड में बनता है, मोस्ट ऑफ सेम साइड वालों को कहा जाता है। अदर साइड वालों के लिए हमारे पास अदर नेम है।
तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड में होते हैं, इसलिए हमें सेम साइड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपको बताया कि इनके साथ सेम साइड वर्ड लगता है, तो जो सेम साइड में बनेंगे वो हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। टू एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर नोन एज corresponding angles if both lie either above the two lines or below the two lines। देखो मैंने कहीं पैरेलल वर्ड यूज नहीं किया। corresponding angles किसी भी लाइन के साथ, हम पैरेलल के सिनेरियो में पढ़ रहे हैं बट इंटरसेक्टिंग के साथ भी बनते हैं, ठीक है। तो सेम साइड में, अब सेम साइड मान लो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो सेम साइड में एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? आप कहोगे सर देखो एक तो एंगल 1 बन रहा है, एक 2, एक 8 और एक 7। तो सेम साइड वाले ऑफ ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में किसके? कल बता आपके तो इसके तो सेम साइड में नहीं, सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड में जो एंगल बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इफ खाली एक सेम साइड वाले नहीं, चारों नहीं है, इफ बोथ लाई आइदर अबाउट द टू लाइन्स और बिलो, या तो दोनों लाइन के ऊपर हो या दोनों लाइन्स के नीचे हो। जैसे 1 और 8 है, ये 8 इस वाली लाइन के ऊपर है और ये इस वाले के ऊपर है। 2 और 7 है, ये ट्रांसवर्सल के, देखो सबसे पहले ट्रांसवर्सल के एक साइड, फिर दोनों या तो लाइन के ऊपर हो या दोनों लाइन के नीचे हो। तो यहाँ 1 और 8 लाइन के ऊपर है, हाँ ये अलग अलग लाइन के साथ हो सकते हैं। 2 और 7 लाइन के नीचे हैं, ये जो एम और एन लाइन्स हैं इनके नीचे हैं, तो 2 और 7 क्या हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो देखते हैं टोटल कितने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। सोचो जरा, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स कि आप सोच के देखो कि इसमें कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। एक साइड की तो मैंने बता दिया है, दूसरी साइड में भी पॉसिबल है क्या? जस्ट थिंक। यस, 1 और 8 मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 2 और 7 भी बता दिया। क्या 2 ही होंगे? नो, 2 उधर भी होंगे। 4 एंड 5 ये दोनों भी तो ऊपर है लाइन के, तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड में, तो ये एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग। ऐसे ही 2 जोड़ीदार इनके भी हैं, 3 एंड 6, ये क्या हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की एक और खासियत होती है, वही हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वो आपसे नहीं पूछेगा। 7th क्लास में बहुत पूछ चुका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की एक प्रॉपर्टी पूछेगा, और वो भी पूछेगा नहीं, उसको यूज़ करवाएगा आपसे। कैसे? ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ईच पेयर मतलब आपस में इक्वल होते हैं, दूसरे के साथ में, मतलब 1 और 8 इक्वल होंगे, 2 और 7 इक्वल होंगे, 4 और 5 इक्वल होंगे, 3 और 6 इक्वल होंगे। समझे? यूँ नहीं कि 1 2 के साथ इक्वल हो जाएगा, नो, अपने जोड़ीदार के साथ इक्वल। ठीक है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चलो नाम से क्लियर है। अल्टरनेट यानी एक छोड़ गया, इंटीरियर मतलब अंदर गया। अल्टरनेट अपन कहते हैं अल्टरनेट डेज, आज कर लिया, आज स्टडी कर ली, कल नहीं करेंगे, परसों फिर स्टडी कर लेंगे, है ना, अल्टरनेट डेज पे। गेम्स में तो ऐसा नहीं करते, खेलने तो डेली जाना होता है, बस स्टडी अल्टरनेट करनी होती है, आज मैथ पढ़ ली कल नहीं पढ़ूँ, है। तो देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो पहली चीज़ तो अंदर वाले एंगल है, तो अंदर एंगल है 2 3 और 5 8, 2 ही है। अल्टरनेट एक छोड़ गया, तो ये इसके साइड वाला ये छोड़ दिया, तो ये हो गया। भाई ये इसके साइड वाला ये छोड़ दिया, तो इसके साथ ये इधर है तो इसको छोड़ दिया, यानी ये और ये आपस में क्रॉस पे हो। नहीं तो एक ट्रिक बताता हूँ, ZTV का लोगो होता है ना, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही होता है, ये और ये। ट्रांसवर्सल की जो अपोजिट साइड्स में जो एंगल बनते हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर, और अंदर की साइड वाले,
तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या बनाना है, जी टीवी का लोगो। जी टीवी के लोगो में जो दोनों अंदर वाले एंगल्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जाओ देखते हैं कौन कौन से एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो एक तो है 2, 5 और एक है 3, 8। 2, 5, 3, 8। क्या इनके साथ भी कोई प्रॉपर्टी है, ये भी कुछ रिलेशन रखते हैं? यस, ये भी रिलेशन रखते हैं। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी 2 और 5 भी इक्वल होता है और 3 और 8 भी इक्वल होता है। अब 2 7 के भी इक्वल हो गया था और 2 5 के भी इक्वल हो गया, यानी इन तीनों का जोड़ीदार हो गया। और 5 4 के भी इक्वल था, 2 के भी इक्वल है। इट मीन्स ये चारों एंगल एक जैसे होंगे और ये चारों एंगल की वैल्यू एक जैसी होगी। देखो मैंने अलग अलग कलर से दिखा दिया है यार। कुल मिला के एंगल 8 बनते हैं लेकिन वैल्यू 2 ही होती है। जैसे अगर ये 60 का हो गया तो ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसका अल्टरनेट है, ये इसका वर्टिकल अपोजिट है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर ये 60 है तो दूसरा वाला आप कहोगे सर 120 का है। तो अगर ये 120 तो ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसवर्सल बनाती तो 8 एंगल है पर वैल्यू 2 ही जनरेट करती है, वैल्यू 2 ही जनरेट करती है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, इंटीरियर मतलब अंदर वाले। देखो नाम में ही छुपा होता है उनका काम, नाम में ही काम छुपा है। डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले नाम से काम निकाल लेते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, फिर इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स एक के बाद एक, तो इन्हें हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। जैसे ये दोनों, ये इसके जस्ट बाद है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो गए, ये कॉन्जिक्यूटिव। बट ध्यान रखना ये पैरेलल लाइंस के मामले में ही वेरीफाई होंगे। इनकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो पैरेलल लाइंस के मामले में वेरीफाई होती है, वो इंटरसेक्टिंग में वेरीफाई नहीं होती। जैसे 3, 5 एंड 2, 8, और इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं 180 डिग्री के। कितने होते हैं? 180 डिग्री। बट इन द केस ऑफ पैरेलल, यहाँ आपको पैरेलल लाइंस का ध्यान रखना है। इंटरसेक्टिंग में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट पैरेलल में हमेशा होंगे। ठीक है, तो हमने 3 टाइप के एंगल पढ़े। कौन कौन से पढ़े? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल होते हैं और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 180 डिग्री का होता है। Find the value of x and y, then prove that AB is parallel to CD। वैल्यू तो निकालनी है, पर किसके? इसके। भाई डायग्राम दिया है अगले ने, तो इस डायग्राम में x और y की वैल्यू निकालनी है और AB इज इक्वल टू CD, ये प्रूव करना है। तो चलो वैल्यू निकाल लेते हैं एंड AB इज इक्वल टू CD प्रूव कर लेते हैं। तो देखो ये 130, तो ये भी 130। ऑब्वियसली ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये 130 तो ये भी 130 ना। हमें थोड़ी पता है ये पैरेलल है, वो तो कह रहा है प्रूव करो। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमने निकाला y, तो y आ गया 130। कैसे आया? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। किससे आया? वर्टिकल अपोजिट से। बट x की वैल्यू हम लीनियर पेयर से निकालेंगे, x + 50 इज इक्वल टू 180। आप कहोगे सर अल्टरनेट से निकाल लेते हैं। अल्टरनेट से निकाल लेता, लेकिन जब मुझे पता होता कि ये लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइंस पैरेलल हैं। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाती इंटरसेक्टिंग भी है, पर इंटरसेक्टिंग के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते हैं। मतलब वो तीनों एंगल बनते इंटरसेक्टिंग में भी है, लेकिन जो एडिशनल प्रॉपर्टी है ना इक्वल और 180 वाली, वो खाली पैरेलल के लिए प्रूव होती है। तो अब इक्वल वाली चीज़ मैं काम में नहीं ले सकता जब तक मुझे पता ही नहीं है
ये पैरेलल है। अब आप में से कई लोग दिमाग लगाते हैं सर दिख तो रही है पैरेलल है, दिखना इज नॉट सॉल्यूशन। हाँ, जब तक आपको ना दे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप प्रूव करो कि ये पैरेलल है। पैरेलल है या नहीं है इट डजेंट मैटर, आप प्रूव करो। तो चलो, तो हम लीनियर पेयर काम में लेंगे। लाइन के एक तरफ बने हुए एंगल, इनकी टोटल 180, तो x कितना आ जाएगा, 50 इधर ट्रांसफर हुआ तो 50 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, देन x इज इक्वल टू 130। x भी 130, y भी 130, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन लाइंस आर पैरेलल। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल। इट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एक्स और वाई की वैल्यू भी आ गई और लाइंस भी पैरेलल प्रूव हो गई। चलो भाई, प्रॉपर वे में कैसे लिखना है, x प्लस 50। देखो, जो स्टेटमेंट दूसरे को इफेक्ट ना करे उसे ऊपर नीचे कर सकते हो। क्योंकि कई लोग कहेंगे सर आपने तो y पहले निकाला। अरे भाई, x और y की वैल्यू निकाल रहे, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए यू कैन डू वॉट एवर इफ द स्टेप्स आर नॉट इफेक्टिंग ईच अदर। अगर इफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप चाहे जिस एंगल की वैल्यू पहले निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, ओके, 130 आ गया। x 130 और y भी 130 है। y 130 कैसे है, VOA से, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो फ्रॉम बाय 1 and 2 x इज इक्वल टू y। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो गिवन लाइंस आर पैरेलल। और जब लाइंस पैरेलल हैं तो लिख दो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इट इज द सिंबल ऑफ पैरेलल। पैरेलल वैसे तो ऐसी होती है, बट इनको क्योंकि ऐसा सिंबल क्यों नहीं यूज लिया, क्योंकि ये इक्वल टू का होता है, इसलिए हमने इक्वल टू का वर्टिकल कर दिया। ठीक है, मैंने नहीं किया, मैथमेटिशियन ने कर दिया था काफ़ी टाइम पहले, ट्रेडिशन से चला आ रहा है। ओके, लेट्स मूव। यस, द थीम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम 2000 से लेके इवन उससे पहले भी कंटिन्यूस ये थ्योरम 2020 तक लगातार, चाहे होम एग्जाम्स में हो चाहे बोर्ड में हो, आई जरूर है। मतलब जिसे कहते हैं ना 100% श्योर, दैट्स काइंड ऑफ थ्योरम दिस इज। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हमें यह प्रूव करना है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की टोटल 180 डिग्री होती है। आपको सर ये तो पता है होती है, प्रूव करो कि होती है, कैसे होती है। तो चलो प्रूव करते हैं। इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो कई बार ये पूरा सेंटेंस नहीं लिख के आके एग्जाम में ये भी लिख दिया जाता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंड आल्सो प्रूव इट। सेंटेंस तो लिखो ही लिखो, उसे प्रूव भी करो, कोई बात नहीं। तो ध्यान रखना है, इस थ्योरम का एक नाम है, क्या नाम है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब क्या, बनाओ मटर पनीर, लाओ सामान। फर्स्ट स्टेप, गिवन दैट, दे क्या रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा। उसने तो कहा कि तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है 180। तो एक ट्राइंगल दे दिया, तीनों एंगल दे दिए। अब वो कह रहा है कि प्रूव करो कि इसके तीनों एंगल 180 का सम रखते हैं। चलो भी प्रूव करते हैं। स्टेप नंबर 2, टू प्रूव दैट। प्रूव क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो डेकोरेशन वाला काम है ये सारा, मेन काम होता है प्रूफ। प्रूफ याद रहे तो काम चल जाता है। क्या इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि जो डिटेल्स दी हुई है उनसे तो नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, हम हमारे घर से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रू ए लाइन पी क्यू विच पासेस थ्रू ए। एक लाइन पी क्यू ड्रॉ की जो ए से पास हो रही है और बी सी के पैरेलल है। ये हमारे काम की चीज़ है, ये बी सी के पैरेलल है और ए से क्रॉस हो रही है। और एक चीज़ ध्यान रखना, बुक में ड्रॉ होता है, आप लोग एज इट इज़ ड्रॉ लर्न कर लेते हो, दैट इज़ रॉन्ग। आप वो काम कर चुके हो,
बुक की लैंग्वेज आपको ऑर्डर देने के लिए होती है, आप उसको रीड कर रहे हो तो, बट जब आप काम कर रहे होते हो तो आप पास्ट टेंस में लिखोगे, चाहे कंस्ट्रक्शन का स्टेप कहीं आ जाए। जैसे अभी कंस्ट्रक्शन का चैप्टर नहीं था, बट यहाँ भी अगर हमने कंस्ट्रक्शन किया तो आपको उसे पास्ट टेंस में लिखना है। ओके, तो ड्रॉ का ड्रू, फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। ओके, क्लियर? कंस्ट्रक्शन हो गया, लेट्स मूव। तो ये कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है, अब हमें क्या करना है? प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें? सोचो, हाउ कैन वी प्रूव? देखो, हमें ये पता है कि एक पैरेलल लाइन ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ ZTV बन रहा है। हमें ये पता है कि ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ भी एक ZTV बन रहा है, तो दो तो ZTV बन गए, यानी 4 = 2 हो जाएगा और 5 = 3 हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एंगल 4 = एंगल 2। वो पूछे कैसे, तो कह दो AI है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वो पूछ ले कि 5 और 3 में क्या रिलेशन है, तो आप कह दो कि एंगल 5 और एंगल 3 भी क्या है? AI है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इनकी टोटल कितनी होती है? आप में से लोग ये करिए हैं 1 + 4 5, 5 + 5 10। ये सिंबल है, ये एंगल को सिंबल दिया गया है, तो इन तीनों की टोटल कितनी हुई? 180। कैसे भाई? लाइन बनाइए, लाइन के एक तरफ बने हुए एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब इस इक्वेशन में 4 और 5 की जगह ये वैल्यू रखी जा सकती है, ऑब्वियसली रखी जा सकती है। एक और तरीका है इसको प्रूव करने का, उससे भी बताऊंगा। तो 4 की जगह हम 2 रख देते हैं और 5 की जगह 3 रख देते हैं, तो क्या हो गया? 180 डिग्री। जरा देखना, हमें यही प्रूव करना था क्या? 180 डिग्री। 1 + 3 ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं एंड देयर सम = 180 डिग्री। अब देखो एक तरीका और भी, हाँ लिखना जरूरी है कि PQ = पैरेलल टू BC। इससे हमें क्या मिला कि 2 = 4 है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूरा लिखते हैं, मैंने खाली समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से AI लिखा था। वर्टिकली अपोजिट को VOA लिखा जा सकता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म पॉपुलर है, पर इसकी AI है, पॉपुलर नहीं है। इसमें हमें पूरा नेम लिखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 और 5 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बाय सेम कॉन्सेप्ट। देखो दिस इज द सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड है। तो इन दोनों को ऐड किया, 2 3 और 4 5, यही आया 2 3 और 4 5। अब हमारे इक्वेशन में क्या कमी रह रही है? 1 की, तो दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। तो नाउ एडिंग एंगल 1 टू बोथ साइड। एंगल 1 ऐड किया तो 1 + 2 + 3 = ये प्लस एक्स्ट्रा है, ये हटा देंगे। तो एंगल 1 + 2 + 3 क्या आया? एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5। ये तीनों क्या बन रहे हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, 180 है, तो 1 + 2 + 3 भी क्या हो गए? 180 हो गए। जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया। Hence it is proved that all the 3 angles of a triangle have sum of 180 degree और 2 right angle, इनकी सम 2 right angle के इक्वल होती है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इन अ ट्राइंगल इफ 2 angle A = 3 angle B = 6 angle C, then determine the value of ABC। क्या कह रहा है कि 2 एंगल A है वो 3 एंगल A का डबल वो एंगल B के 3 टाइम्स के है और एंगल B का 3 टाइम्स एंगल C के 6 टाइम्स के है। तो चलो कुछ इजी बना लेते हैं इसको, ये तो थोड़ा टफ वाला काम है।
तो हमें ये दिया हुआ है, हम इसकी दोनों साइड को इनके एलसीएम से डिवाइड करेंगे। एलसीएम 2 3 6 का 6 ही आएगा। तो देखो इसमें 6 का डिवाइड किया बाई 3, इसमें 6 का डिवाइड किया बाई 2, इसमें 6 का डिवाइड किया बाई 1। दैट इज आवर रेशियो। व्हाट इज 3:2:1। ये हमारा रेशियो बन गया 3:2:1। तो एंगल ए बी सी का रेशियो क्या बना 3:2:1। अब जब भी हमारे पास रेशियो होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे एक्स में तोड़ देते हैं। 3x 2x एंड x। और ट्राइंगल के तीनों एंगल की टोटल क्या होती है वो हम 6th क्लास से जानते हैं, और नहीं भी जानते तो हमने प्रूव कर दिया है अभी। फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी की टोटल 180, और ए बी सी हमारे पास क्या है 3x 2x और x। तो बस निकाल लो, ये तीनों वैल्यू रख दी, x + 2x + x। तो क्या बना 6x 1 + 2 3 3 + 3, यहाँ 3x आएगा थर्ड वाली साइड। तो 6x = 180, x = 30। 6 का डिवाइड कर दिया। इतनी इजी कैलकुलेशन हम कर ही सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई तो इधर ला गए। x की वैल्यू आ गई, तीनों में रख दो। ए बी सी 3 × 30 क्या बना 90, 2 × 30 60, और 1 × 30 30। ठीक है, अगर इसको ए की वैल्यू बना रहे हैं तो 3 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू सबसे पहले थी। 90 60 एंड 30 डिग्री। क्या इनका रेशियो वही है? इसमें क्या था कि ए का 2 टाइम्स क्या था उसमें, कि ए का 3 टाइम्स क्या था उसके 2 टाइम्स के, और उसका 6 टाइम। तो देख लेते हैं। देखो इसका तो था 6 टाइम, तो ये हो गया 180। इसका 3 टाइम, तो ये भी हो गया 180, और इसका डबल था तो ये हो गया 180। तीनों ही टोटल आ गई बराबर। ठीक है, चलो ABC are 3 angles of a triangle. If angle A minus B is equal to 15 degree, B minus C is equal to 30, then find ABC. देखो दो इक्वेशन दे दी, ये और बता दिया कि एक ट्राइंगल के एंगल है। चलो हमारे पास तो बहुत इंफॉर्मेशन आ गई इसमें। A माइनस बी 15 है, तो इससे हम A निकाल सकते हैं, B को उधर ट्रांसफर करके। तो 15 + B A की वैल्यू हो गई। यहाँ B माइनस सी इक्वल टू 30 है, तो यहाँ से B निकाल सकते हैं। कैसे निकाल, C निकाल सकते हैं। तो C को हमने उधर भेज दिया और 30 को इधर ले आए, तो 30 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास A भी आ गया और C भी आ गया। तो आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ने A और C क्यों निकाला? A और C इसलिए निकाला क्योंकि ये B की टर्म में मिल रहे हैं, ये B की टर्म में मिल रहे हैं, इन दोनों के साथ B है, और B की वैल्यू खुद हम B रख सकते हैं। तो जो सारी वैल्यूज है वो B की फॉर्म में आ जाएंगी, और जब B की फॉर्म में आ जाएंगी तो B मिल जाएगा, और B मिल जाएगा तो बाकी दोनों भी मिल जाएंगे। तो इन ट्राइंगल ABC हमें ये पता है कि ABC के तीनों एंगल की टोटल कितनी होती है 180 डिग्री। अब इस टोटल में A की जगह तो हमने लिख दिया 15 + B, C की जगह लिख दिया B माइनस 30, ये 3 B हमें मिल गए। तो ये तो जाएगा 3B, और 15 में से 30 लेस होगा तो माइनस का 15, क्योंकि 13 बड़ा है तो साइन 30 का लगेगा, 30। तो 3B माइनस 15, ये 15 इधर आके 180 में ऐड हो जाएगा क्योंकि उधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 180 + 15 195, 3 इधर आके डिवाइड हुआ तो 65। B की वैल्यू आ गई, पुट करो A और C की वैल्यू निकालो। A और C की वैल्यू आ गई, 15 + 65 80, 65 माइनस 30 क्योंकि उसमें लेस हो रहा था B माइनस 30, तो ये 35। A B C तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। 60 + 35 100, 100 + 80 180। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, कोई भी जो ट्राइंगल होता है उसका एक्सटीरियर एंगल
क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये जो ट्रायंगल है, अगर इसकी हम किसी भी साइड को आगे बढ़ा दें तो क्या बनेगा, ये जो एंगल बनेगा उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ये जो बनेगा ये भी एक्सटीरियर एंगल, दोनों को नहीं बढ़ाना है, मैंने दोनों खाली ये जो सैंपल बताइए, क्योंकि दोनों को बढ़ाने से ये जो एंगल बनता है ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होता। ऐसा किसी भी साइड के साथ किया जा सकता है। इस साइड को इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ाने का मन नहीं हो तो इस साइड को इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसे इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ाने का मन ना हो कि नहीं सर हम तो इधर बढ़ाएंगे नीचे की तरफ, इधर भी बढ़ा सकते हो। ये सारे एक्सटीरियर एंगल है, टोटल 6 बनते हैं, ठीक है। अब देख लो डेफिनेशन, इफ द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, एग्जाम्पल लेके ही डेफिनेशन सेट की जा सकती है। वैसे कहना चाहो तो जब हम किसी ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटेंड करते हैं बाहर की तरफ तो जो एंगल बनता है उसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। कोई पिन पॉइंट डेफिनेशन नहीं है, खाली समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी क्योंकि होती ही नहीं है। पूछा क्या जाएगा उसकी यूजेस, कि आप एक्सटीरियर एंगल को यूज़ कैसे करते हैं। तो देखो, जब हम किसी ट्रायंगल की साइड बी सी को एक्सटेंड करते हैं तो जो क्या रे बनी वो क्या बनी, बी डी। ये जो रे बन रही है वो कौन सी रे बन रही है, बी डी। देन एंगल ए सी डी इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल ट्रायंगल ए सी डी ऑफ सी, ए बी सी आएगा, ए सी डी नहीं आएगा, ए बी सी, एंड इज डिनोटेड बाय एंगल ए सी डी। ये इस ट्रायंगल का ए बी सी है, ए सी डी नाम का तो कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, तो ये एंगल ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। और जो एक्सटीरियर एंगल बनता है इसके रेस्पेक्ट में इन दोनों को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल्स। विथ रेस्पेक्ट टू एक्सटीरियर एंगल ए सी डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऑफ सी, देन एंगल ए बी आर कॉल्ड रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ये इन एंगल्स को क्या कहा जाता है, तो इन्हें आप क्या कहेंगे, रिमोट इंटीरियर एंगल्स। थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि इफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये थ्योरम ये कह रही है कि ये जो 4 बना है ना एक्सटीरियर एंगल, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। 4 इज इक्वल टू 1 + 2, वैसे नहीं, एंगल 1 + 2। आप में इसके ये सोच लेते हैं कि सर 1 + 2 तो 3 होता है, 4 कैसे होता है, एंगल 1 + 2। तो ये एक प्रॉपर्टी भी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होती है वो रिमोट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होती है। कैसे होती है, प्रूव करते हैं। आ गया मटर पनीर बनाने का तरीका। गिवन ये है, एक ट्रायंगल ए बी सी है और डी एक पॉइंट दिया हुआ है जो कहाँ पर है, ऑन बी सी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और ये एंगल 4 बना रहा है। ट्रायंगल दे रखा है और एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। टू प्रूव दैट, कौन सी सब्जी, मटर पनीर, मतलब 1 + 2 = 4, या नेम में कहना चाहो तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी एंड एंगल सी बी ए। प्रूफ, एंगल 1 + 2 + 3 180 डिग्री है, तो यहाँ सर है, ट्रायंगल के एंगल है तो हो गई, और 3 + 4 भी 180 है, होते हैं भी 3 + 4 भी 180 होते हैं, तो लिख लो, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हो गया। और 3 + 4 भी 180 है, कौन सी प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। भाई लाइन के एक तरफ बने 2 एंगल है, लीनियर पेयर है। देखो जो पीछे पढ़ा उसे हम बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल और ये आ गई एंगल सम प्रॉपर्टी। जब 2 पेयर की टोटल 180 आ रही है, दोनों की सेम है, तो दोनों को बराबर रख देते, मतलब कि 1 और 2 को इक्वल टू रख दिया, ठीक है। यहाँ एंगल 3 भी आएगा, ठीक है।
एंगल 1 + 2 + 3 इजिकल टू एंगल 4 + 3। तो एंगल थ्री से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, एंगल 1 + 2 इजिकल टू एंगल 4। यही तो प्रूव करना था, एंगल 1 + 2 इजिकल टू एंगल 4। तो ये बन गया एंगल ACD इजिकल टू एंगल CAB इजिकल टू एंगल CBA। तो हमारा काम चल गया कि एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आ गया, ठीक है। एक MCQ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। टू स्ट्रेट लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्टेड वन अनदर एट द पॉइंट O। तो दो लाइन बना लेते हैं, ये PQ और ये RS। PQ एंड RS ये दो लाइन्स हैं, इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, O पे। देन एंगल POR ये वाला एंगल, ROQ ये वाला एंगल एंड QOS ये वाला एंगल, इन तीनों के टोटल 274 है। तो ये कह रहा है चौथा वाला कितने का, POS। क्या दिक्कत है, इन चारों की टोटल 360 होती है, 360 में से 274 लेस कर लेंगे, तो क्या बचा, 4 6 8 86 बचा। दैट इज आवर सॉल्यूशन। चारों की टोटल 360 थी, तो बच क्या गया 86। तो यहाँ हमारी लाइंस एंड एंगल्स की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी, नोट्स विथ क्वेश्चंस। उसके बाद में भी आपके कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हैं, उसे मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करूँगा। टिल देन कीप स्टडिंग विद दक्षांश एजुकेशन। थैंक यू।